हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पिछले लेक्चर में हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। अभी नेक्स्ट जो अपनी सीक्वेंस आती है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए थोड़ा बहुत बताया भी था बेटा कि वो या तो प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा या माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा इफ n टेंड टू इन्फिनिटी, है ना। ओके, तो फर्स्ट कहता है कि ए सीक्वेंस an इज सेट टू डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी इफ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर के however large it may be, there exists a positive integer m depending on k such that an is greater than k for all n greater than equal m. क्या कह रहा है बेटा? A sequence an is said to be diverse to plus infinity if for each positive number इफ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर के, और के कौन है बेटा? हाउएवर लार्ज इट मे बी, कितना भी बड़ा ये हो सकता है जितना पॉसिबल हो। ओके, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम, उसके लिए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर एम मिलेगा जो कि डिपेंड करेगा के पे, कम ज़्यादा लेंगे के तो उस पर डिपेंड करेगा। सच दैट ए एन इज ग्रेटर देन के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम। कहता है कि ए एन जो अपनी सिक्वेंस है बेटा, उसके लिए क्या कोई ऐसा m मिलेगा। m मिलने का मतलब क्या हो गया बेटा कि n ऐसा होगा जो लेस देन इक्वल होगा n से, या बोलो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल m, और जो an है वो ग्रेटर देन हो जाए k से, है ना। कि कोई ना कोई एक तो ऐसी टर्म जरूर आ जाए इस सीक्वेंस की जो उस k से बड़ी हो, चाहे कितना ही बड़ा k ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब के बहुत बड़ा है अपने आप में, और उससे भी बड़ी कोई वैल्यू मिल रही है ए एन में, है ना, कोई टर्म मिल रही है, इसका मतलब तो सबसे के जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा है। अब उससे भी बड़ी कोई वैल्यू होगी दैट इज़ वो इनफाइनाइट होगी, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि सीक्वेंस ए एन किसको टेंड करेगी? प्लस इन्फिनिटी को, दैट इज़ वो डाइवर्स होगी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, दैट इज़ हम लिख पाएंगे कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल इन्फिनिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि मैं सीक्वेंस n की बात करूँ। सीक्वेंस n का मतलब क्या होता है बेटा? 1 2 3 4 5 एज सो ऑन n, है ना। और जैसे ही n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो बेटा n तो इन्फिनिटी के पास गया ना, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया? सीक्वेंस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन बोले तो n अगर हम यहाँ लिखेंगे तो इन्फिनिटी आएगा ना। ओके, जैसे 2n है तो 2 इंटू इन्फिनिटी भी तो इन्फिनिटी होता है, n स्क्वायर है, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी तो इन्फिनिटी होता है ना। तो ये सब सीक्वेंस कैसी हैं? डाइवर्स टू इन्फिनिटी। ओके, सेकंड कहता है कि माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्स कौन करेगी? कौन करेगी बेटा? ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी फॉर ईच नेगेटिव नंबर के। अब नंबर कैसा है बेटा? नेगेटिव, वहाँ नंबर कैसा था? पॉजिटिव, ठीक है। तो कहता है कि फॉर ईच नेगेटिव नंबर के, अब नेगेटिव है तो वो अपने आप में सबसे स्मॉल होगा, है ना। तो हाउएवर स्मॉल इट मे बी, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम डिपेंडिंग ऑन के सच दैट ए एन इज लेस देन के। कहते हैं कि सबसे छोटा जो के होगा वो हम लेट कर रहे हैं हाउएवर स्मॉल इट मे बी, जितना छोटा पॉसिबल हो, है ना। नेगेटिव है, सबसे स्मॉल जो होगा, कहता है उस स्मॉल से भी कोई छोटी क्वांटिटी मिल जाए, इसमें कोई टर्म मिल जाए ए एन की। ए एन एक टर्म है ना बेटा, एन एक टर्म है, कोई ऐसी टर्म मिल जाए, ठीक है, जो के से लेस हो, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम। देन हम क्या कहेंगे बेटा? सीक्वेंसेस डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी। और लिमिटिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल माइनस इन्फिनिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मैं n की बजाय माइनस n ले दूं तो -1 -2 -3 ऐसा उन माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, मतलब वो तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर गया। अब 2n को भी नेगेटिव ले दूं तो भी वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अब -n स्क्वायर ले दूं, मैं -n का स्क्वायर नहीं बोल रही, मैं माइनस ऑफ n स्क्वायर, माइनस अलग से है, ये n स्क्वायर अलग से है। n स्क्वायर अपने आप में पॉजिटिव होता है, बट उस पॉजिटिव के सामने माइनस लग गया, दैट इज ये तो नेगेटिव बन गया ना, तो ये तो 100% माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ओके, हाँ, ये -n का स्क्वायर ऐसा कुछ होता तो ऐसा नहीं होता, तो वो पॉजिटिव आनी थी क्वांटिटी, है ना, तो वो प्लस इन्फिनिटी को टेंड करता। ओके, एटसेट्रा। तो कहता है कि हेंस ए सीक्वेंस विच आइदर डाइवर्स टू इन्फिनिटी
और टू माइनस इन्फिनिटी इज सेड टू बी अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस या तो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही हो या माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही हो, उस सीक्वेंस को हम कहेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है बेटा, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमने पढ़ा था, क्या होती थी उसमें यूनिक लिमिट आती थी। ओके, सीक्वेंस बाउंडेड होती थी प्लस यूनिक लिमिट आती थी। ओके, डाइवर्जेंट सीक्वेंस में क्या कहता है कि वो सीक्वेंस जो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को टेंड करे। वहाँ यूनिक लिमिट आने का मतलब कोई फाइनाइट लिमिट आती थी, डेफिनेट लिमिट आते थे। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। तीसरी टाइप भी थी ना सीक्वेंस की, और वो क्या थी अपनी ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। और ऑस्किलेटरी सीक्वेंस क्या होगी बेटा, वैसे भी मैंने बताया था कि दो नंबर के बीच में जो झूला झूले है ना, दो नंबर के बीच में कोई वैल्यू आए, यूनिक वैल्यू ना आके डबल वैल्यू आए, वही होती थी ना ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। ओके, तो ए सीक्वेंस an is said to be oscillatory if it is neither convergent nor divergent। ना तो वो कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट होने के लिए यूनिक लिमिट मिलेगी, डाइवर्जेंट होने के लिए या तो वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा या माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ओके, इन दोनों को छोड़ के मतलब एक से ज़्यादा अगर उसकी लिमिट आती है तो वो ऑस्किलेटरी सीक्वेंस होगी। ओके, ऑस्किलेटरी भी बेटा अपने पास टू टाइप से होती है, एक फाइनाइटली ऑस्किलेटरी, दूसरा होता है इनफाइनाइटली ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस। ओके, तो फर्स्ट हम फाइनाइटली के लिए बात करते हैं। ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी ऑस्किलेटिंग फाइनाइटली इफ इट इज बाउंडेड एंड ऑस्किलेटरी। बाउंडेड का मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यू के बीच में झूला झूले, ऑस्किलेट करे। ओके, तो अपने पास जैसे फॉर एग्जांपल मैंने an लिए सीक्वेंस -1 रेज़ टू द पावर n, मतलब इसकी रेंज सेट कौन आने वाली है -1 और 1। तो इसकी जो लिमिट आई वो कौन आई, या तो -1 या 1, मतलब जो -1 और 1 के बीच में ऑस्किलेट कर रही है। ओके, -1 और 1 दोनों फाइनाइट है। दूसरा कहता है ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी ऑस्किलेटिंग इनफाइनाइटली इफ इट इज अनबाउंडेड एंड ऑस्किलेटरी। ऑस्किलेट भी करता हो और अनबाउंडेड भी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया -1 रेज़ टू द पावर n इनटू n भी ले दिया है ना। अब ये n जैसे जैसे इवन चलेगा ये तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, भाई n टेंड करेगा ना इन्फिनिटी को। और जैसे जैसे n नेगेटिव ओड आ जाए, ओड होगा तो ये माइनस का साइन लेता हुआ चलेगा ना, मतलब ये तो -n टाइप का हो जाएगा, दैट इज़ ये तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, है ना। यहाँ पे भी अपने पास डबल लिमिट आ रही है, या तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में क्या कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है। ओके, इसके बाद बेटा अपने पास आती है नल सीक्वेंस। ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी नल सीक्वेंस इफ इट कन्वर्जेस टू 0। अगर कोई सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करती है तो सीक्वेंस कैसी होगी, नल सीक्वेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया 1/n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/∞ 0 होता है, दैट इज सीक्वेंस 0 को टेंड कर रही है ना। और जो सीक्वेंस 0 को टेंड करे, दैट इज 0 को कन्वर्ज करे, वो सीक्वेंस कैसी होगी, नल सीक्वेंस। ओके, इसके बाद बेटा कुछ एक थ्योरम है, देखते हैं हम। फर्स्ट थ्योरम आज के लिए अपनी है कि इफ़ ए सीक्वेंस an डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी देन an इज बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड अबाउट। बेटा डेफिनेशन से हो रहा है सीधा सीधा, देखियो क्या गिवन है बेटा, सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। अब डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी की डेफिनेशन क्या कहती थी कि जो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को कब, फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर के, हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए। और के कौन था, हाउएवर लार्ज इट मे बी, वो कितना भी बड़ा हो सकता था, है ना। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m, कोई m मिलेगा, m कौन था, डिपेंडिंग ऑन के, जो कि k पे डिपेंड करता था, है ना। सच दैट कैसे था बेटा, क्या था अपना कि an इज ग्रेटर देन k फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल m। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल m के लिए कोई एक ऐसी टर्म जरूर मिलनी चाहिए जो उस k से भी बड़ी हो, k अपने आप में सबसे बड़ा है और उससे भी बड़ी हो, दैट इज वो टेंड करेगा इन्फिनिटी को। यही थी डाइवर्ज टू इन्फिनिटी की डेफिनेशन, हमने अप्लाई की। तो पॉजिटिव नंबर k हाउएवर लार्ज इट मे बी, वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट an इज ग्रेटर देन k। अब an ग्रेटर देन k हो गया, ठीक है, इसका मतलब सीक्वेंस जो है बहुत बड़े से भी बड़ी है, मतलब वो तो कहीं भी बाउंड नहीं हो रही, दैट इज वो तो अनबाउंडेड है। तो दिस शोज दैट सीक्वेंस an इज अनबाउंडेड अबाउट।
अनबाउंडेड अबव दिखा दिया। अभी दूसरा क्या था कि वो अनबाउंडेड अबव तो होगी, साथ में बाउंडेड बिलो होगी। अभी हमें बाउंडेड बिलो देखना है। तो बाउंडेड बिलो के लिए बेटा हमने कोई टी लेट किया, मिनिमम ऑफ जो ये जितनी भी टर्म्स थी एन के पास एम तक के लिए कितनी टर्म आएंगी, A1 A2 टू एस ऑन A-1 है ना। ए एम से पहले A-1 आ गया था। अब m तो ग्रेटर देन इक्वल n के लिए चला जाता है, और ये हमें पता है an जो है वो ग्रेटर देन है किससे, k से। ठीक है, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब मिनिमम वैल्यू लेने के लिए बेटा इन दोनों में से k ही छोटा है ना, तो k ही आ सकता है, k से बड़ा तो कुछ आ नहीं सकता, मतलब am तो आ नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे हमने ले लिया, उन सब का काम हटाया और हमने सीधा k लिख दिया, क्योंकि वो सारे ऑलवेज k से बड़े हैं, तो वो तो मिनिमम हो नहीं सकते। ठीक है, अब जो भी इसमें मिनिमम होगा, जो भी इसमें मिनिमम होगा मतलब वो अपने आप में सबसे छोटा होगा, और सारे जो नंबर बचे वो उससे बड़े होंगे, है ना। और जो मिनिमम है वो टी होगा, दैट इज टी जो है an के जितने भी वैल्यूज होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, जितनी भी टर्म्स होंगी, वो सारी टी से क्या होंगी, ग्रेटर देन इक्वल फॉर ऑल n। तो यहाँ से तो क्या मिल गया भाई, an किसी टी से बड़ा है, ग्रेटर और इक्वल है, इसका मतलब वो तो बाउंडेड बिलो है ना। तो विच शोज दैट सीक्वेंस an इज बाउंडेड बिलो। ओके, नेक्स्ट थ्योरम अपने पास है कि इफ ए सीक्वेंस an diverges to -infinity then an is unbounded below but bounded above। सेम थ्योरम है बेटा, उसी का उल्टा है ना। तो कहता है क्या, अगर वो -इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है, तो -इन्फिनिटी को डाइवर्ज करने के लिए डेफिनेशन क्या थी, फॉर एवरी नेगेटिव इंटीजर के। अब के कौन था, नेगेटिव इंटीजर था, दैट इज हाउएवर स्मॉल था, है ना। क्या होता था, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट, कैसे था कि an इज लेस देन के, मतलब के अपने आप में सबसे छोटा था, उससे भी छोटा कोई an मिल गया, है ना। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल m, मतलब उससे भी छोटा मिल गया, कि अपने आप में सबसे छोटा, उससे भी छोटा, तो भाई -इन्फिनिटी हो सकता है ना। तो कहता है कि दिस शोज दैट सीक्वेंस an इज अनबाउंडेड बिलो, है ना। अनबाउंडेड बिलो हो गया बेटा। इसके बाद आता है बाउंडेड अबव। अब बाउंडेड अबव के लिए हमें अपर लिमिट चाहिएगी, कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट लेस हो, ये दिखाना है। ओके, तो मैंने जो ये अपने पास A1 A2 टू A3 एस ऑन AM-1 तक के जो भी नंबर थे उन सब में मैक्सिमम मैंने ले लिया t, जबकि अपने पास सीक्वेंस के पास तो an s ऑन मतलब इनफाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं। तो मुझे m और m से बड़े के लिए क्या देखा बेटा, m और m से ग्रेटर देन के लिए तो कहता है कि वो तो हमेशा k से लेस है, हमेशा k से लेस है। अब मुझे चाहिए सबसे बड़ा, इसका मतलब an की और जो बाकी टर्म बची उन सबसे तो k ही बड़ा है, तो वो तो सारी छोटी रहनी है, तो वो तो मैक्सिमम में आनी नहीं, तो उनको हमने छोड़ दिया, हमने k को लिख दिया। ओके, तो यहाँ से क्या मिल गया कि कोई जो इसमें मैक्सिमम होगा ना नंबर, उस नंबर से इसकी बाकी जो सारी टर्म बची वो कैसी होंगी, लेस होंगी और इक्वल होंगी। सो t इज ग्रेटर देन इक्वल an फॉर n, और किसी एक नंबर से छोटा होना, सीक्वेंस किसी एक नंबर से लेस होनी, दैट इज, ये तो क्या हो गई, सीक्वेंस बाउंडेड अबव हो गई। तो विच शोज दैट सीक्वेंस an इज बाउंडेड अबव। ठीक है बेटा, नेक्स्ट थ्योरम अपने पास आती है, ए सीक्वेंस an इज ए नल सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का केस है बेटा, I-double-F लिखा है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ an मॉडुलस ऑफ an, जो सीक्वेंस बनेगी वो इज ए नल सीक्वेंस, वो भी नल सीक्वेंस होगी। ठीक है, देखते हैं बेटा क्या गिवन है, सीक्वेंस नल सीक्वेंस गिवन है। ओके, पहले एक बार इफ एंड ओनली इफ का केस है तो बेटा एक बार नल सीक्वेंस an को लेके चलेंगे, मॉडुलस ऑफ an को नल सीक्वेंस दिखा देंगे। सेकंड टाइम हम इसका कन्वर्स करेंगे, मॉडुलस ऑफ an इसको कन्वर्जेंट नल सीक्वेंस लेके चलेंगे, तो इसको नल सीक्वेंस दिखा देंगे। ओके, तो फर्स्ट वी टेक सीक्वेंस a एंड b है नल सीक्वेंस, और नल सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती थी कि वो कन्वर्ज करेगी जीरो को, है ना। इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, जीरो। सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an इज इक्वल क्या आ गया, जीरो। और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an जीरो होना, इसका मतलब तो बेटा डेफिनेशन क्या कहती थी अपने पास लिमिटिंग वैल्यू की, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट
मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्साइलन। मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल होता था जो लिमिट होती थी, और लिमिट कौन है, जीरो है, तो जीरो रख दी। ओके, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम। यहाँ से ए एन माइनस जीरो तो बेटा ए एन रहना है, दैट इज मॉडुलस ऑफ ए एन इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम। अब फिर दूसरा क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ ए एन में से अगर जीरो घटा के मॉडुलस ले दूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मॉडुलस तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा ना, तो वो भी क्या हो गया, लेस देन एप्साइलन, है ना। तो यहाँ से क्या मिल गया, मॉडुलस ऑफ ए एन में से जीरो घटने से लेस देन एप्साइलन आ गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एन। ये तो डेफिनेशन थी लिमिटिंग वैल्यू की, कन्वर्जेंस की, है ना। तो इसका मतलब सीक्वेंस मॉडुलस ऑफ ए एन इज कन्वर्जेस टू जीरो। ओके, अब जीरो को कन्वर्ज कर रही है, दैट इज ये सीक्वेंस कैसी है, नल सीक्वेंस। कन्वर्स पार्ट क्या कहता है बेटा, नाउ वी लेट दैट कि मॉडुलस ऑफ ए एन जो सीक्वेंस आपकी वो नल सीक्वेंस होगी, और हमें प्रूव करना होगा कि सीक्वेंस ए एन जो है वो नल सीक्वेंस होगी। तो लेट द सीक्वेंस मॉडुलस ऑफ ए एन बी ए नल सीक्वेंस, सो इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज जीरो। ओके, यहाँ से कन्वर्जेंस के डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ एम लिखा था, यहाँ m1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो आप। m1 सच दैट मॉडुलस ऑफ ए एन में से अगर इसकी लिमिट सब्ट्रैक्ट की जाए, दैट इज जीरो सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल m1। ओके, यहाँ से मुझे क्या मिला बेटा, मॉडुलस ऑफ ए एन ही लेस देन हो गया एप्सिलॉन से, है ना। अब मॉडुलस के अंदर अगर इसमें से मैं जीरो घटा दूंगी, क्या दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ले लिया मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल m1। और भाई ये तो डेफिनेशन किसकी थी, ये डेफिनेशन तो कन्वर्जेंस की थी। कौन कन्वर्जेंट होगा, ए एन किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को। सो सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू जीरो एंड हेंस ए एन इज ए नल सीक्वेंस। तो यहाँ से क्या पता चला बेटा कि कोई सीक्वेंस अगर नल सीक्वेंस है, या बोल दो कन्वर्ज कर रही है जीरो को, तो उसका मॉडुलस की जो सीक्वेंस होगी बेटा वो भी क्या होगी, एक नल सीक्वेंस होगी, दैट इज वो भी कन्वर्ज करेगी जीरो को। इसके बाद बेटा नेक्स्ट थ्योरम अपनी कि इफ सीक्वेंस बी एन इज ए नल सीक्वेंस एंड मॉडुलस ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल मॉडुलस ऑफ बी एन फॉर ऑल एन, देन सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू जीरो। अगर बी एन नल सीक्वेंस है, दैट इज बी एन अगर कन्वर्ज कर रही है जीरो को, जबकि ए एन का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल है बी एन के मैग्नीट्यूड से, तो ए एन जो है जो लेस वाली है बेटा वो भी कन्वर्ज करेगी जीरो को। ओके, ये हमें प्रूव करना है, कर देते हैं प्रूव बेटा। सिंस गिवन क्या है, बी एन कन्वर्स टू सीक्वेंस जीरो, या बोल दो नल सीक्वेंस, बात सेम होती है। तो सिंस बी एन इज नल सीक्वेंस, अगर नल सीक्वेंस है तो जीरो को कन्वर्स कर रही है, और कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट मॉडुलस ऑफ बी एन माइनस, किसको कन्वर्स कर रही है बेटा, जीरो को, तो मॉडुलस ऑफ बी एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एन। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, मॉडुलस ऑफ बी एन इज लेस देन एप्सिलॉन, ओके, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एन। ठीक है, ये तो गिवन था अपना बेटा। ओके, बट कहता है दूसरा कि मॉडुलस ऑफ ए एन तो लेस देन इक्वल मॉडुलस ऑफ बी एन से था, यहाँ से मॉडुलस ऑफ बी एन एप्सिलॉन से लेस आया, और मॉडुलस ऑफ ए एन इससे भी लेस था, मतलब मॉडुलस ऑफ ए एन एप्सिलॉन से लेस रहेगा ना बेटा। भाई ये इससे लेस है, ये इससे लेस है, इसका मतलब ये कट ये इससे लेस हो गया ना, सही है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एन। और अब मॉडुलस के अंदर जीरो सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, क्या दिक्कत है, मतलब मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस जीरो जो है वो तो लेस देन आ गया एप्सिलॉन से, है ना, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एन। यहाँ से तो क्या मिल गया, ये तो कन्वर्जेंस के डेफिनेशन थी, इसका मतलब ए एन तो कन्वर्ज कर रहा है जीरो को, तो हेंस सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू जीरो। ठीक है, ये थी बेटा अपनी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। इसके बाद एक आध क्वेश्चंस देख लेते हैं, टाइम है तो। फर्स्ट कहता है कि डिस्कस द बाउंडनेस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज गिवन बाय। मैंने ए एन कौन ली बेटा, ए एन ली 2n+3 डिवाइड बाई 3n+4। ये बाउंडेड है, हमें सिर्फ बाउंडेडनेस प्रूव करनी, फाइंड करनी है, डिस्कस करनी है या नहीं है। ओके, तो देखते हैं बेटा है या नहीं है। बाउंडेड अगर ये होगी तो ये किसी एक नंबर से इसके सारे टर्म लेस होंगी, और किसी एक नंबर से इसके सारे टर्म ग्रेटर होंगे, है ना, मतलब ये किन्हीं दो फाइनाइट वैल्यू के बीच में लाई करेगा। देखते हैं बेटा एक बार। तो ए एन इज इक्वल 2n+3 डिवाइड बाई 3n+4 की बात है ना। ओके, ऑब्वियसली बेटा अगर देखा जाए
तो मैं इस an को इस टाइप से लिख सकती हूँ 2n+3 डिवाइड बाई 3n+4 को, कि 3n+4 माइनस n+1। देखिए बेटा 3n माइनस n 2n ही होता है, 4 माइनस 1 3 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, और डिवाइड बाई 3n+4। सही है। ऐसा क्यों लिखा बेटा, जब इस दोनों टर्म्स को स्प्लिट करेंगे तो इसके साथ लिखेंगे तो 1 आ गया, और माइनस इसके साथ क्या आ गया, ये n+1 डिवाइड बाई 3n+4। यहाँ से हमें क्या मिला, एक बार ध्यान से देखना है बेटा। n है कोई भी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर सीक्वेंस में बेटा आपकी जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर होती है। ओके, रेंज कोई भी रियल नंबर आ सकता है क्योंकि रियल सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, एक नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में 1 ऐड किया है यहाँ पे, और नीचे क्या है, नेचुरल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद भी 4 ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर 100%। और जब डिनोमिनेटर ग्रेटर और न्यूमरेटर लेस हो बेटा, वो क्वांटिटी तो हमेशा 1 से लेस होती है, मतलब ये जो वैल्यू है ये 1 से लेस है, और 1 में से कोई वैल्यू घट रही है, कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। और ऑल्सो बेटा एक बात और ध्यान देनी है, ये वैल्यू पॉजिटिव भी है क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब 1 में से 0 से बड़ी और 1 से लेस कोई वैल्यू घटाई जाएगी, तो वो जो वैल्यू आएगी वो 1 से तो 100% लेस आनी है और 0 से 100% ग्रेटर आनी है। सो an जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा फॉर ऑल n। सो सीक्वेंस an इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडनेस टू चेक करनी थी तो हमने चेक की, और सीक्वेंस कैसी आ गई, बाउंडेड सीक्वेंस।